जादुई मूर्ति। बहुत पुरानी बात है। आदित्य सिंह नाम के एक राजा थे। उनकी नंदिनी नाम की एक बेटी थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसको मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था। राजा ने उसके लिए महल में ही रंगशाला बनवा दी थी, जहां वो तरह तरह की मूर्तियां बनाती और उनको तरह तरह की पोशाक और आभूषणों से सजाती थी। एक बार मूर्ति बनाते बनाते ये क्या, मैंने कैसी मूर्ति बना डाली? ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेगी। अरे, ये तो एक खूबसूरत नौजवान की मूर्ति बन गई। वो उसको देखकर बहुत खुश हुई कि ये उसने क्या बना डाला। वो जब भी मूर्तियां बनाने जाती, एक बार उस मूर्ति को अवश्य देखती और कई बार तो उस मूर्ति से बातें भी करती रहती। कई महीने बीत गए। अब तो ऐसा लगता था जैसे वो उस मूर्ति से प्रेम करने लगी थी। उसने मूर्ति को खुले मैदान में रखवा दिया और उसके आसपास बहुत सुंदर बगीचा लगवा दिया। वो अक्सर समुद्र के किनारे चली जाती और वहां बैठकर घंटों समुद्र में आने वाली लहरों को देखती रहती। एक दिन उसने देखा कि समुद्र में एक बहुत बड़ी नाव जा रही है और नाव में लोग गाना गा रहे हैं। उसने देखा कि उसमें एक बड़ा अद्भुत नवयुवक भी था, जिसकी शक्ल उसी युवक से मिलती थी, जिसकी मूर्ति उसने अपने हाथ से बनाई थी। अभी वो कुछ और देख पाती कि अचानक तूफान आया और वो बड़ी नाव डूबने लगी। थोड़ी देर में ही सब कुछ तहस नहस हो गया। राजकुमारी ने नवयुवक को भी गहरे पानी में डूबते हुए देखा। अरे, कोई बचाओ! कुछ लोगों की मदद से उसने उस नवयुवक को बचा लिया, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। नंदिनी उसको किनारे पर ले आई और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे कुछ लड़कियों की आपस में बातें करने की आवाज सुनाई दी। वो एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गई। उनमें से एक लड़की उस नवयुवक के पास आ गई और नवयुवक को उसी समय होश आ गया और वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। शेखर, तुम ठीक हो ना? मैं तो तुम्हें देखकर डर गई थी। वे दोनों एक साथ वहां से चले गए। राजकुमारी नंदिनी उदास होकर अपने महल में लौट आई। शेखर को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नंदिनी ने सुन रखा था कि पहाड़ियों में उस पार एक जादूगरनी रहती है। वो उसी की मदद लेगी। दूसरे दिन वो अपने काले घोड़े पर सवार हुई और पहाड़ियों की तरफ चल दी। वो दुर्गम रास्ते, बाधाओं और उन घने जंगलों को पार करती हुई जादूगरनी के पास पहुंची। पहले तो जादूगरनी उसे देखकर क्रोधित हुई, पर जब राजकुमारी नंदिनी ने जादूगरनी को अपने दिल की बात बताई, तब मैं तुम्हें एक चमकीला पत्थर देती हूँ। जब तक वो नवयुवक तुम्हें नहीं मिलता, तब तक इस पत्थर को बहुत संभाल कर रखना। ये चमकीला पत्थर तुम्हारी उस नवयुवक को ढूंढने में मदद करेगा। जब तक वो तुम्हें हमेशा के लिए स्वीकार कर लेगा, तब तुम्हें इस पत्थर की कोई जरूरत नहीं होगी। तब तुम इस पत्थर को समुद्र की लहरों में बहा देना। राजकुमारी ने जादूगरनी की चेतावनी को आराम से सुना और शेखर को ढूंढने का निश्चय कर लिया। उसे शेखर से तो अनजाने में बहुत पहले से ही प्रेम हो गया था। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उस पत्थर के बदले में तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। जब वो नवयुवक सच्चे मन से तुम्हें स्पर्श करेगा, तभी तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस मिलेगी। उसके बाद अपने वादे के अनुसार राजकुमारी को अपनी मधुर आवाज जादूगरनी को ही देनी पड़ी। जादूगरनी ने एक काढ़ा बनाया। कुछ जादू के मंत्र फूंककर उसने नंदिनी को पिला दिया। उसके गले में जलन होने लगी। उसके हाथ में चमकीला पत्थर था, इसलिए वो आश्वस्त थी। निश्चित ही है, ये पत्थर मुझे जरूर उस नवयुवक तक पहुंचा देगा। वो वहां से वापस आ गई। वो हमेशा उस पत्थर को अपने साथ रखती। एक दिन वो अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने निकली। अचानक घोड़े को ठोकर लगी और नंदिनी गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने सामने उसे नवयुवक को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेखर घबरा गया। मैं घोड़े से गिरकर बेहोश हो गई थी। वो उसे अपने महल में ले आया और उसकी देखरेख करने लगा। राजकुमारी नंदिनी को इस बात का दुख था। मैं उसे बता नहीं सकती, क्योंकि जादूगरनी ने मेरी मधुर आवाज ही छीन ली है।
शेखर को जब ये पता चला कि नंदिनी बोल नहीं सकती तो वो बहुत दुखी हुआ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारा घर पहुंचा दूंगा। मुझे घोड़ा चाहिए। शेखर ने घोड़े का इंतजाम किया और उसके साथ चल पड़ा। राजकुमारी जब अपने महल में पहुंची तब राजा बहुत खुश हुए। उन दोनों का खूब स्वागत किया। शेखर एक दिन नंदिनी के साथ बगीचा में गया और जब उसने वहां अपनी मूर्ति देखी तो हैरान हो गया। ये मूर्ति किसने बनाई? उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये मूर्ति मैंने बहुत दिन पहले बनाई थी, तब तक तो मैंने आपको देखा भी नहीं था। तुम मुझे पहले से ही जानती थी? शायद हाँ। शेखर ने झट से उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथों का स्पर्श होते ही नंदिनी की मधुर आवाज वापस आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। तब उसने सारी बातें शेखर को बताई। शेखर बहुत खुश हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे बिना देखे तुमने ऐसी मूर्ति बना डाली। ये मूर्ति तो जादुई है, इसकी वजह से ही हम मिले हैं शायद। उसने राजा आदित्य सिंह से नंदिनी का हाथ मांग लिया। राजा ने खुशी खुशी उन दोनों की बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। एक दिन नंदिनी शेखर के साथ समुद्र तट पर गई और दोनों ने मिलकर चमकीले पत्थर को समुद्र की लहरों में उछाल दिया। ऐसा लगा कि उनके सारे दुख उस पत्थर के साथ ही लहरों में समा गए। शेखर नंदिनी को लेकर अपने नगर वापस चला गया। बाकी जीवन उन्होंने खुशी खुशी बिता दिया। परी का जादू सराय। किसान को बहुत खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से बैर इकट्ठा करने लगा। अभी झोली भर बैर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और किसान कमजोरी की वजह से अपने को ना संभल पाया और तालाब में आ गिरा। किसान अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। भाई, खट्टे मीठे पेड़ों के तलाश में मेरे पांव घिस गए और जब बेर मिले तब तो मेरे रास्ते में रोड़ा बनता है। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकते हुए कहा। क्यों? मुझे तो क्यों खाएगा? क्योंकि तूने मुझसे बगैर पूछे मेरे बेर लिए हैं। भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत ही कुछ ऐसी है। किसान की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया कि उसकी पत्नी के पैर भारी है। ओह, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर। कहकर वो बैरों की झोली संभालते हुए चल दिया। मगरमच्छ मुझे फिर कहाँ मिलेगा? और अगर मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। किसान अपनी बीवी को देखभाल में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे और एक दिन उनके घर एक खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वो कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थी। वो परियों की तरह खूबसूरत और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, ये सोचकर किसान दुख से कांपने लगा। अब मैं कभी तालाब के किनारे नहीं जाऊंगा। बहुत समय बीत गया। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन किसान खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया। क्यों रे धोखेबाज, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भाग रहा है? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई है या लड़का? लड़की हुई है। किसान ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वो मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? इतनी छोटी सी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वो अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है। वो अगर बूढ़ी भी हो जाएगी
तब भी वो बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। वो मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं क्यों दे दूं? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा के खिलाफ जाना चाहता है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता ना चले। और तू क्या चाहता है बोल? मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले लेना। मगरमच्छ को ये तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब किसान ने अपनी बीवी को बताया तो वो परेशान हो गई। वो अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बैर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उससे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वो लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए तो नानी के घर नहीं गई। वो तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामा का घर स्वर्ग जैसा था। वहाँ की हर चीज उसे पसंद थी। वहाँ के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वो खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। किसान उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बिठाकर, बेटी, तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। किसान चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर ना पड़ी हो। बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डरकर अपने बाप को पुकारने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वो फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी। बाप वहाँ होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। मुझे वापस चले जाना चाहिए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। किसान की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर, इसे खाने का इरादा छोड़ देता हूँ। अभी अन्य चीजों से पेट भरता हूँ। जो लोग तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वो पेट भर कर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वो कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। जंगल की गाय, बकरी, भेड़ भी वो खा गया। अब उसके डर से वहाँ कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब जोर की भूख सताने लगी तो वो उस किसान की बेटी के करीब आकर उससे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। किसान की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। अब उसके दांतों में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद इस लड़की को खाऊंगा। ये सोचकर वो लुहार के पास चला गया। किसान की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने शरीर पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली।
और एक टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसी वक्त मगरमच्छ आ गया। तू कौन है? किसान की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं ठहरी अंधी बूढ़ी, हड्डियों की लड़ी, मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियाँ चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान ना सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वो तेजी से गुफा के अंदर चला गया। किसान की बेटी उसे छुटकारा मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वो उनके पास नहीं जाएगी। वो यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी कि तभी उस पेड़ पर रहने वाली एक परी आई। इतने घने जंगल में अकेले क्यों बैठकर रो रही हो? किसान की बेटी ने रो रो कर परी को सारी बात बताई। परी ने उसे चुप कराया और तुम मेरे पेड़ के नीचे आई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। ए वृक्ष, तू फट जा, ये लड़की तुझ में समा जाए और तू बंद हो जा। ये सुनते ही वृक्ष सचमुच फट गया और वो उसके अंदर चली गई और वृक्ष बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वो घोड़े से उतरकर पेड़ के पत्ते तोड़ने लगा। तभी उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंखें फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। ये सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वो राजमहल वापस चला आया। वो रात भर उसी जादुई वृक्ष के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन राजकुमार अड़ गया। मैं उसी वृक्ष से शादी करूंगा। अगर मेरी शादी उस वृक्ष से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी वृक्ष के साथ उसकी शादी कर दी गई। राजकुमार ने उस वृक्ष को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। किसान की बेटी आधी रात को वृक्ष से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस वृक्ष के अंदर चली जाती। एक दिन राजकुमार के स्वप्न में वही परी आई और बोली, जिस लड़की को तुम साधारण समझ रहे हो, वो मेरी अमानत है। उस वृक्ष को जला दो, वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी। एक रोज राजकुमार ने छुपकर किसान की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब किसान की बेटी वृक्ष से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस वृक्ष को आग लगाकर भस्म कर दिया। किसान की बेटी दौड़ती हुई आई और हाँ, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस वृक्ष के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। लड़की तो सिर्फ प्रेम की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। परी और जादूगरनी। परी लोक से परियों का एक समूह राजा दिवाकर सिंह के राजकुमार के विवाह में आया था। विवाह संपन्न होते ही, राजन, हमें आज्ञा दीजिए, हम परीलोक की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। अरे, आप लोग ऐसे कैसे जा सकती हैं? अभी भोजन तो किया ही नहीं। रात होने से पहले हमारा परीलोक पहुंचना बहुत आवश्यक है। कल हमारे परीलोक में बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सभी परियों की जादुई शक्तियों की प्रतियोगिता है, इसलिए हम जल्दी जाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग चलिए मेरे साथ। सब उस हॉल में आ गए जहां भोजन लगा हुआ था। तभी उनके पीछे पीछे झूमा जादूगरनी भी मुस्कुराती हुई आ गई। वाह राजा दिवाकर सिंह, बहुत अच्छे। परियों का इतना सम्मान और हमारी तरफ आपने देखा भी नहीं। अरे, तुम अब आई? मैंने तो सचमुच तुम्हें नहीं देखा। आओ, तुम भी भोजन ग्रहण कर लो। जादूगरनी कुटिल मुस्कान फेंकते हुए भोजन की मेज के पास खड़ी हो गई। हे राजन, अब हम चलते हैं।
आपके यहाँ काफी बड़े बड़े अतिथि आए हैं, आप उनको देखिए। राजा कुछ कहते तब तक परियां बाहर निकल चुकी थी और अपने उड़न खटोले में बैठ गई थी। चल मेरी उड़न खटोले, परीलोक की उड़ान भर। परंतु उड़न खटोला हिला भी नहीं। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो जादूगरनी हमारे ही पीछे वहां आई थी। कुछ न कुछ कुल तो खिलाएगी ही। सोनल परी ने अपनी जादुई छड़ी 3 बार उड़न खटोले के चारों तरफ घुमाई और उड़न खटोला चल पड़ा। वो लोग थोड़ी ही दूर गए कि अचानक उन्हें दक्षिण दिशा से जादूगरनी आती दिखाई दी। अरे ठहरो, मैं अपना जादुई रुमाल तो वही राजा के भोजन कक्ष में ही छोड़ आई। उसे लेना अति आवश्यक है, वरना वो झूमा जादूगरनी उस रुमाल से पता नहीं क्या कर डालेगी। नहीं मेघना, मेरा ख्याल है कि हमें वहां दोबारा नहीं जाना चाहिए। तुम अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करो और रुमाल की जादुई शक्ति खत्म कर दो। बेला ने वैसा ही किया, परंतु उसके ऐसा करते ही अचानक उनका उड़न खटोला लहराते हुए एक विशाल वृक्ष पर आकर अटक गया और उन्होंने देखा कि झूमा जादूगरनी हाथ में रुमाल लहराते हुए वृक्ष के नीचे आकर खड़ी हो गई। जादुई छड़ी, उड़न खटोले को परीलोक ले चलो और इस जादूगरनी के हाथ में पड़े रुमाल की सारी जादुई शक्तियां खत्म कर दो। इतना कहते ही उड़न खटोला हवा में उड़ने लगा। ओहो, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। मैं इन परियों को किसी न किसी तरह अपनी जादू के चंगल में फंसा कर ही रहूंगी। कितनी खूबसूरत है ये, मुझे इनकी सुंदरता चाहिए ही चाहिए। अब इस रुमाल का क्या करना है, फेंक ही दूं इसे। अच्छा होगा कि इनकी उड़न खटोले के पैर में मक्खी बनकर चिपक जाऊं और मैं भी परीलोक पहुंच जाऊं। परियां जब परीलोक पहुंची तो इतनी देर कहाँ लगा दी, कल की प्रतियोगिता की तैयारी भी तो करनी है। परिमा, आज हम झूमा जादूगरनी के चंगुल में फंसते फंसते बच गए, किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। तुम 3 थी और वो अकेली थी, वो क्या कर लेती तुम्हारा? आपकी बात सही है, पर गलती से मेघना परी का रुमाल उसके हाथ लग गया था। हम जानते थे कि वो उसका गलत फायदा जरूर उठाएगी, इसलिए हम डर गए थे और हुआ भी वही। अच्छा ठीक है, तुम सब जाओ, आराम करो, कल की तैयारी भी करनी है। तीनों परियां अपने अपने कक्ष में चली गई। सुबह सुबह उठना भी होगा, इसलिए जल्दी सोना भी होगा। सुबह सुबह चारों तरफ शोरगुल था। सभी परियां अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में हाजिर हो गई। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी अपनी अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए बेताब हो रहे थे। अचानक रानी परी, बाहर एक झूमा नाम की स्त्री आई है। वो कहती है कि आज की प्रतियोगिता में वो भी भाग लेगी। कदापि नहीं, उसको परीलोक में कदम भी मत रखने देना। वो एक जादूगरनी है, जाओ उसे रोको। जी परी रानी। द्वारपाल जब मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। झूमा जादूगरनी अपना रूप बदलकर परीलोक में प्रवेश कर चुकी थी और अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम झूमा है। इतना कहकर उसने बेला परी को अपने जादू से कुर्सी से उतार कर कोने में बिठा दिया, जिसके हाथ में रस्सी बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा बांध दिया था और खुद उस कुर्सी पर बैठ गई। सब लोग बारी बारी से अपने जादू का प्रदर्शन कर चुके। तब बेला परी कहाँ है? प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों ने जो मुहरे फीस के रूप में दी थी वो भी नहीं आई मेरे पास। देखती हूँ। सोनल परी जब वहां पहुंची तो बेला परी के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसने तुरंत उसका मुंह और हाथ खोला। बेला, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? किसकी हिम्मत पड़ी ऐसा करने की? हम भूल गए थे कि हमारे पीछे झूमा जादूगरनी पड़ी हुई थी। वो हमारे साथ ही पृथ्वी लोक से यहाँ आ गई थी। उसी ने मेरा ये हाल किया है और खुद मेरी जगह पर जाकर बैठ गई। शायद मुहरों का बक्सा भी ले गई होगी। अगर वो यहाँ आई है तो यही होगी। जाएगी कहाँ? उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना ही होगा। चलो चलकर ढूंढते हैं। थोड़ी देर में ही सोनल परी ने उद्घोषणा की।
सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास ध्यान दे। पृथ्वी लोक से एक जादूगरनी हमारे बीच घूम रही है। वो किसी भी परी या परिजात और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। किसी पर शक हो तो उसे जकड़ लिया जाए और रानी परी के सामने पेश किया जाए। उद्घोषणा होते ही एक तरफ जोर से किसी की चीखने की आवाज आई। लोग दौड़े तो देखा कि वो जादूगरनी एक परी के सुनहरे पंख अपने जादू से निकालकर भाग रही थी। पकड़ो, वो थोड़ा सा ही आगे गई थी कि लोगों ने उसे दबोच लिया। इस जादूगरनी की सारी शक्तियां छीन लो ताकि ये भविष्य में किसी के साथ इसी तरह की नीच हरकत ना कर सके और इसे सीधे पृथ्वी लोक पर भेज दो। उसके ऐसा कहने की देर थी। झूमा जादूगरनी की सारी शक्तियां छीन ली गई और वो पृथ्वी लोक पर आ गई। परी लोक में सभी थोड़ा सहम गए थे। रानी परी ने प्रतियोगिता समाप्त करने का आदेश जारी किया। जिस परी के पंख झूमा जादूगरनी ले गई थी वो तो निढाल होकर गिर गई थी। परी लोक के हाकिम साहब के यहाँ उसे ले जाया गया। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लेप लगाने से 7 दिन के भीतर ही पंख आ जाएगा। उन्होंने एक लेप देते हुए कहा। परी घर आ गई थी, पर उस रात पूरे परीलोक में दहशत सी फैल गई थी। आज कोई जादूगरनी आई है, कल कोई राक्षस आ जाएगा। ऐसा तो परीलोक की सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। हमें बाहर से आने वाले हर उड़न खटोले की जांच करने के बाद ही परीलोक में प्रवेश देना होगा। दूसरे दिन उड़न खटोले को लेकर बड़े ही कड़े नियम बना दिए गए। अब कोई भी परी पृथ्वी लोक जाती तो आने पर उसकी पूरी जांच होती थी। एक दिन रानी परी को किसी उत्सव के लिए पृथ्वी लोक जाना था। सोनल परी, आज तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। हम शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, पर जाने से पहले हमें अपने उड़न खटोले को मंत्रों के जोर से ऐसा बना देना होगा कि पृथ्वी लोक से कोई भी प्राणी उसको स्पर्श न करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके शरीर में बिजली का झटका जैसा लगे। रानी परी ने वैसा ही किया। वो लोग पृथ्वी लोक पहुँच के उत्सव में शामिल होने पहुँचे कि तभी महाराज की जय हो। परियों के उड़न खटोले के पास कई सारे कबूतर बेहोश पड़े हैं। हम स्वयं देखते हैं। राजा भी परियों के साथ आए। वहां पहुंचते ही, रानी परी, लगता है ये कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं है। ये सब जादूगरनियां हैं। पता नहीं इनकी हमसे क्या दुश्मनी है। सोनल परी, परियां हमेशा से पृथ्वी वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। आम लोगों के लिए वो जादू जानने वाली, सबकी इच्छा पूरी करने वाली खूबसूरत परियां हैं। पर जादूगर और जादूगरनियों के मन में इनके लिए ईर्ष्या और जलन होती है। वो खुद परियों का स्थान लेना चाहती है। उनकी नियति ही बुरी है, इसलिए वो परियों के पंख चुराती है, उनकी हर वस्तु पर नजर रखती है। अब इन तथाकथित जादूगरनियों का क्या हश्र करना है? इनकी गर्दन ऐंठ कर किसी नदी में फेंकवा दिया जाए। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन कबूतरों को फेंक दिया जाए। अब परीलोक से परियां अक्सर पृथ्वी लोक पर आ जाती थी, क्योंकि एक बार के इतने बड़े कांड से जादूगरनियां डर गई थी। अब उन्होंने परियों पर नजर रखना छोड़ दिया था।